और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अजी, मजहब ही सिखाता है हिंदू धर्म से बैर करना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और आज हमने ये विशेष मंच सजाया है एक बेहद ही खास शख्सियत के लिए जो काफी ज्यादा वायरल हैं और काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान हर्षा रिछारिया। बहुत बहुत स्वागत है हर्षा रिछारिया जी आपका। एयरफोर्स में आप जाना चाहती थी, एंकरिंग आपने 12 साल तक की और अब आप वायरल सबसे सुंदर साध्वी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है? मुझे अभी तक कंफ्यूजन है कि मुझे लगना कैसा चाहिए। मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे बुरा लगना चाहिए, या मैं कभी कभी बहुत न्यूट्रल मोड पे होती हूँ कि मुझे ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। क्योंकि अच्छा लगने लायक मुझे लगता है काफी लोगों ने मुझे वो मोमेंट ही नहीं दिया कि मुझे वो अच्छा लग पाए, लेकिन हाँ बुरा लगने लायक मुझे मोमेंट्स बहुत सारे मिले। तो मैं आपने क्योंकि ये स्पेशल मेंशन किया है कि आपको बुरा लगने वाले मोमेंट्स बहुत सारे मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर बातचीत कीजिए थोड़ा खुलकर। देखिए, मैं बहुत एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत नॉर्मल, एक मेरा प्रोफेशन था, मैंने कुछ टाइम उसको किया। उसके बाद 2 साल से मैं बहुत सिंपल लाइफ जीने का पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ग्लैमर की जो एक लाइन थी, एक प्रोफेशन था, वो थोड़ा थोड़ा मैं उससे डाइवर्ट होने लगी थी। फिर मैं टोटल उत्तराखंड आ गई। उत्तराखंड में अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी बहुत पीसफुली, मेडिटेशन चल रहा था, सब चीजें। मुझे था कि मुझे मतलब अध्यात्म में ही रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है। फिर मैं प्रयागराज आई। प्रयागराज आके जो कुछ भी हुआ वो मुझसे ज्यादा मुझे लगता है कि दुनिया ने देखा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोलूंगी क्योंकि जब ये सारी चीजें वायरल हो रही थी ना, तब मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं थी। ये किस लेवल पे वायरल हुई है, कितनी पॉजिटिव वायरल हुई है और कितनी नेगेटिव वायरल हुई है। पता चला कि आप वायरल हो गई हैं? क्योंकि आपने कहा कि आपके पास तो नेटवर्क भी नहीं था और आपको नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा, आपके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। मेरे पास बहुत मैं जहां आचार्य शिविर में थी वहां पे बहुत कम नेटवर्क आ रहा था, तो मुझे एक आध वीडियो या एक आध कोई पोस्टर कोई शेयर कर रहा था, मेरी फैमिली या कोई फ्रेंड, तो मुझे पता चल रहा था कि हाँ किसी ने ये वायरल कर दिया है। लेकिन इतना तूफान देश में आ गया ये मुझे नहीं पता था। ये मेरे लिए बहुत, ये तो मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद मुझे चीजें प्रॉपर पता चलना धीरे धीरे चालू हुई है कि अच्छा बात इतनी बढ़ गई है। फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि ये वायरल हुआ तो हुआ, लेकिन किसी को बुरा क्यों लगा? मतलब मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, तो किसी को बुरा कैसे लग सकता है? तो फिर वो जब चीजें नेगेटिव वाली सामने आई तो मैं बोल रही हूँ कि जब तक पॉजिटिव रहा, जब तक बहुत अच्छा अच्छा है कि आप महाकुंभ से एक बार आपने जाने का सोच लिया था, छोड़ने का सोच लिया था। बिल्कुल। क्यों? मुझे एक बात बताइए ना कि हम जैसे किसी भी जगह पे रहें, किसी भी जगह पे हम बहुत खुशी से गए हैं। मेरा ये था कि मैं महाकुंभ जाऊंगी, मैं अलग अलग आश्रमों में कुछ कुछ दिन रहूंगी, मैं 1 महीना रहूंगी, अलग अलग आश्रमों में कुछ कुछ दिन रहूंगी और घूमते फिरते सारे साधु संतों से मिलूंगी। मैंने नागा बाबा के बारे में बहुत सुना था, नागा बाबाओं से मिलूंगी, सबका आशीर्वाद, सबका सानिध्य प्राप्त करूंगी। किसका सफर कब कैसे शुरू हुआ है अध्यात्म की तरफ या साधु बनने की तरफ, वो सारी चीजें मैं जानूंगी। मैं बहुत कुछ जानने गई थी इस महाकुंभ में। तो जिस मकसद के साथ आप गई थी वो पूरा हुआ? नहीं। क्यों? वो इसके लिए क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे टारगेट बना लिया, उन्होंने मुझ पे टिप्पणी की। फिर मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई क्योंकि मैं कुछ ज्यादा, मुझे लगता है ओवर इमोशनल इंसान हूं, तो मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। फिर मुझे बीच में ये हुआ कि मैं चली जाती हूँ, मुझे नहीं रहना, और मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। फिर कुछ टाइम के लिए मैं वहां से निकल के, मेला क्षेत्र से निकल के, मैं, मेरे रिलेटिव्स हैं प्रयागराज सिटी में ही, उनके यहाँ मैं कुछ दिन रही, मेरा ट्रीटमेंट भी चला। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया, सबने समझाया, तो मुझे लगा, पापा का भी यही कहना था कि जब तुम गलत नहीं हो तो तुम क्यों निकलने का सोच रही हो, तुम्हें वही रहना है। अगर तुम निकलोगी, वहां से जाओगी, तो सबके लिए बोलने को बहुत कुछ हो जाएगा, और अभी तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें रह के वहां सबको फेस करना है। तो आप कितने दिन रही? मैं टोटल 22 डेज। और पूरा अगर मैं चाहूं कि आप सम अप करें उन 22 डेज का, तो आप किस तरह से करेंगी? अच्छा रहा? हाँ,
हाँ, मैं अगर देखूँ ना तो मैं बहुत कुछ सीख के आई हूँ इस महाकुंभ से, बहुत कुछ। मतलब मुझे लगता है एक नॉर्मल इंसान जो लेसन जिंदगी के 10 सालों में सीखता है ना, वो मैं 22 दिनों में सीख के आई हूँ। अच्छा, आप साध्वी हैं? नहीं नहीं। तो फिर ये कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो गया? ये तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको उस 1-2 पेज से पूछना चाहिए, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर पेज से, जहां से ये शुरू हुआ है। तो आपके लुक से भी थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को हुआ? ये जटाएं, ये तो बहुत नॉर्मल है आज के डेट में, बहुत से लोग बनवाते हैं, बहुत से लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साधु संत है, नागा बाबा है, बहुत से लोग बनवा रहे हैं, और जो अध्यात्म से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी बनवा रहे हैं। तो अकेले अगर हर्षा ने बनवाया तो इसमें कंफ्यूजन कैसा? हर्षा रिछारिया साध्वी नहीं है? नहीं। तो आज की डेट में फिर हर्षा रिछारिया की क्या पहचान है? आज की डेट में हर्षा रिछारिया की पहचान जो है वो एक सनातनी प्रचारक के रूप में है, जो सनातन का प्रचार करना चाहती है, सनातन को लोगों के बीच में एक पहचान चाहती है कि आपका सनातन धर्म क्या है, आप उसे पहचानो, आपकी सनातन संस्कृति क्या है, तो आप इसकी उसे दिशा क्या पहचानो। होगी अब आगे? हर्षा रिछारिया अब अपने सफर को, सनातन के प्रचार को आगे कैसे बढ़ाएंगी? देखिए, अभी तो मैं कुछ दिन पहले कुंभ से आई हूँ, जिसमें मेरी आते ही साथ में जैसे जैसे प्रयागराज से दूर होती जा रही थी बाय रोड, वैसे वैसे मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, और मैं अभी भी स्टिल 10-12 डेज हो गए और मैं अभी भी मेडिसिन पे ही हूँ। तो अभी तो मैं ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीजों का आने वाले कुछ ही टाइम में मैं गठन करने वाली हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है, उसके माध्यम से भी मैं काम करने वाली हूँ, और जहां जहां मैं जा रही हूँ, चाहे अभी मैं राजस्थान से आ रही हूँ, मैं भोपाल गई थी, तो मुझसे जितने भी युवा मिले हैं उन सबका एक ही था कि हमें आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ जुड़ के हमें आपके साथ उस अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, जो भी आप बताओगे वो करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक युवाओं का बहुत साथ मिल रहा है, तो ये अब मैं आपको भी गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है? बिल्कुल है। तो वो गाइडेंस आप किससे ले रही हैं? अभी देखिए, अभी तो मैं ले रही हूँ, जैसे मेरे पापा भी हैं और 1-2 हैं मेरे क्लोज वन, लेकिन जैसे मेरे गुरुजी हैं, मैं उनसे भी गाइडेंस लेती हूँ, और आने वाले टाइम में भी मैं उनसे लेती रहूंगी। आपने एंकरिंग की 12 साल तक, उसके बाद आप अध्यात्म से जुड़ गई हैं पूरी तरह से, तो आपको लगता है कि ये मार्ग ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? वहां चीजें फिक्स होती हैं, आपको जाना है, इवेंट करना है, वापस आना है, वहां चीजें बहुत इजी होती हैं। मुझे पहले लगता था कि इवेंट काफी टफ काम है, कि आपका सोने का, खाने का, रेस्ट का, किसी चीज का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे 4 घंटे बैक टू बैक शोज ऐसे होते थे कि 4 घंटे सोने को भी नहीं मिलते थे एक हफ्ते में। तो मुझे लगता था ये टफ है, लेकिन नहीं, मैं कहूंगी वो इजी है, क्योंकि वहां पे भले ही आपके पास काम बहुत है, आपका हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन वहां पे ना आप पे कोई उंगली नहीं उठाता है, कोई नहीं उठाता है, कोई ये नहीं पूछता तुमने ये क्यों कैसे किया हुआ है। हर्षा, आप हर्ट लग रही हैं मुझे। ऑफ कोर्स मैं हर्ट हूँ, ऑफ कोर्स मैं हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक प्रोफेशन था, ठीक है, मैं अच्छा खासा काम कर रही थी, मेरी लाइफ में सब कुछ था, उसके बाद मेरी अर्निंग अच्छी थी, मेरा ग्लैमरस लाइफ थी, सब कुछ सही था। मैं वो छोड़ के मेरे अंदर आया, महादेव ने ये चीज ला दी कि नहीं, मुझे अध्यात्म के लिए कुछ करना है, मुझे अध्यात्म को जानना है, क्योंकि मैं अभी उतनी काबिल नहीं हुई हूं कि मैं ये बोलूं कि मुझे सब पता है। नहीं, मुझे बहुत कुछ जानना है। तो मैं आई कि मैं बहुत कुछ जानूंगी, बहुत कुछ सीखूंगी, गुरुओं का मार्गदर्शन लूंगी, उनका आशीर्वाद लूंगी, उनके सानिध्य में मैं आगे बढ़ूंगी। बट आज हर्षा कहीं की नहीं रह गई। आज जो मेरा को सब जानते हैं, हर्षा रिछारिया के नाम किसी को भी आप बोलेंगे तो सबको पता है कौन है हर्षा रिछारिया। उससे मेरी लाइफ चल जाएगी क्या? आपको, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ सेम, कि आपको आज पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन आपकी कोई अर्निंग नहीं है, आपको कोई काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या उससे आपकी लाइफ चल जाएगी? नहीं चलेगी। मतलब जो वायरल हो रहा है उससे सच्चाई बहुत अलग है, हर्षा ये कह रही है। एग्जैक्टली, बहुत अलग है, क्योंकि आज की डेट में मैंने ये सोचा था अध्यात्म के रास्ते पे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी, मैं एनजीओ के काम को आगे बढ़ाऊंगी, मैं लोगों के साथ में आगे बढ़ूंगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया, जबकि ये ट्रोल करने वाले भी मेरे अपने निकले, जिनको मैं जानती हूं, सिर्फ ईगो क्लैश की वजह से कि ये लड़की होके इतना आगे कैसे बढ़ गई, वो लोग मुझे अलग अलग मीम पेज से ट्रोल करवा रहे हैं,
जबकि तो मेरे आपको लगा किसी कि भी आज की सदी में भी एक लड़की के लिए अपनी अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल। आप एक लड़की के तौर पे जब आगे बढ़ते हैं ना, आई एम सीरियसली सेइंग कि आपके अपने, आपके क्लोज वन, आपके फ्रेंड्स, आपके इवन कुछ रिलेटिव्स भी, उनको दिक्कत होती है कि ये लड़की होके कैसे आगे बढ़ सकती है। तो आपने तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हर्षा। मैं देखिए कोशिश पूरी कर रही हूं, मुझे नहीं पता मैं कितनी कामयाब हो पाई हूं या हो पाऊंगी, बट आज देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं, ठीक है, मुझे कोई दान दक्षिणा तो नहीं देगा मेरी जिंदगी चलाने के लिए, पिछले प्रोफेशन में मुझे वापस जाना नहीं है। अब हर्षा एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी है कि उसको ये लग रहा है कि अपनी लाइफ, क्योंकि मैं अपने घर से अलग रहती हूँ, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, मेरा मंथली रेंट जाता है, मुझे कहीं भी ट्रेवल करना होता है, मेरे उसके एक्सपेंसेस जाते हैं, मेरे खाने के खर्चे जाते हैं, मेरे वो एक्सपेंसेस कैसे मैं बेयर करूं? तो अभी कुछ नहीं सोचा हर्षा ने? अभी आप देखो कि मतलब कुछ साधु संत जैसे मेरे अगेंस्ट हुए हैं, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हुए हैं, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। कितना इजी है आज के टाइम में किसी को भी ट्रोल करना, कितना इजी है। आपको सिर्फ मुंह उठा के किसी के लिए गलत ही तो बोलना है। हर्षा इमोशनल मत होइए आप, मैं समझ रही हूँ आपकी चीजें कि आप हर्ट हैं तो आप भावुक हो रही हैं, प्लीज थोड़ा टाइम ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। क्योंकि हर्षा को मुस्कुराते हुए देखा है सबने, तो रोते हुए तो मुझे लगता है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। टेक योर टाइम। ठीक है, हाँ ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ से आगे भी और चर्चा हम करेंगे आपसे, लेकिन आप हर्षा रिछारिया महाकुंभ में गई, उसके बाद लोग जानने लगे, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बचपन में आपको ले जाऊं तो कैसी थी आप? क्या वाकई शुरू से ही आपका था, अध्यात्म से जुड़ाव था? आप केदारनाथ भी बहुत जाती हैं और आप कहती हैं कि जब आप केदारनाथ नहीं जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि महादेव आपको बुला रहे हैं। देखिए जितने भी शिव मंदिर होते हैं ना, खास तौर पे जितने भी ज्योतिर्लिंग होते हैं, अगर आपकी महादेव में आस्था है तो हर व्यक्ति को अलग अलग ज्योतिर्लिंग, अलग अलग शिव जी का मंदिर उसे अपनी तरफ खींचता है। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे केदार बाबा बुलाते हैं तो आपको भी केदार बाबा बुलाएंगे, हो सकता है आपको महाकाल से बुलावा बार बार आए, कुछ भी हो सकता है। मैं क्योंकि भोपाल रही हूँ काफी साल, हम लोगों को 20-22 साल से ऊपर हो गया होगा भोपाल शिफ्ट हुए, तो मैं काफी बार महाकालेश्वर गई हूँ, ओमकारेश्वर गई हूँ, सब कहीं गई हूँ। मैंने 10 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं दर्शन, लेकिन जो मेरा रिश्ता केदार बाबा से है वो मुझे लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। मैं जो मतलब अगर मैं आज रात को ये सोच के सो रही हूँ ना कि बाबा ऐसी ऐसी दिक्कत है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे किस रास्ते पे चलना है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सपना आता है, किसी ना किसी मंदिर के दर्शन होते हैं मुझे सपने में, और अगली सुबह मेरी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। तो मेरा वो रिश्ता उनसे, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मैं महादेव की भक्त हूँ, मैं भक्त नहीं मानती हूँ उनको, उनका भक्त नहीं मानती हूँ खुद को, मैं उनको पिता के रूप में मैंने माना है 4 साल की उम्र से। कि मम्मी ने, मुझे याद है कि एक बार मैं रो रही थी तो मम्मी ने मुझे छोटे से शिवलिंग दिए थे, तब ना अभी तो वो मैंने देखा बंद हो गए, तब चीनी मिट्टी के काले रंग के शिवलिंग आते थे। अच्छा। तो मम्मी ने वो मेरी हथेली पर रखे थे कि ये पूरे जगत के पिता है और जब भी कुछ बोल हो ना इनसे बोलना, ये सबकी सुनते हैं। तो तब से वो मेरा माइंडसेट हो गया। कितनी उम्र हो गई उस टाइम पे? 4 साल। 4 साल। और तब से मैं अपनी हर शिकायतें, हर बात, मतलब आप जैसे नॉर्मली अपने पिता से डिस्कस करते हो या अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करते हो ना, वो मेरी बात होती है उनसे। और इस बार तो महाशिवरात्रि फिर आपकी और भी खास हो जाएगी। हाँ, महाशिवरात्रि मेरे लिए वैसे भी खास रहती है क्योंकि मैं हर साल मैं साल में 2 ही फास्ट रखती हूँ, और वो है एक महाशिवरात्रि का और एक हरतालिका तीज का। और इन दोनों फास्ट पे मैं निर्जल फास्ट रखती हूँ, मैं मौन व्रत रखती हूँ, और मैं जो कर सकती हूँ सेवा के रूप में मैं वो करती हूँ। तो महाशिवरात्रि तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। इस बार भी मैंने कुछ खास सोचा हुआ है। अच्छा, अगर वो शेयर करना चाहे तो आप कर सकती हैं, लेकिन अब महाकुंभ से लौटने के बाद हर्षा का रूटीन क्या है अब डेली का? अभी तो हर्षा का रूटीन कुछ भी नहीं है। अब हर्षा इंतजार कर रही है वापस ऋषिकेश पहुंचने का, जहां वो रहती है। मैं अभी ऋषिकेश पहुंचने वाली हूँ, उसके बाद मैं वापस अपने रूटीन में आऊंगी। तो रूटीन में मेरा ये चलता है कि मैं सुबह उठती हूँ और
पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ, 2-2.5 किलोमीटर का वॉक करके फिर योगा करती हूँ घाट पे। उसके बाद मैं वापस आके लाइक शावर वगैरह लेके फिर मैं पूजा करके अपना खुद का मील वगैरह बनाना, बाबा को खिलाना, खुद खाना। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर मेरे दिन भर की जो भी रीडिंग करना है या जो काम भी करना है, कॉलिंग वगैरह करनी है, सारी चीजें वो होता है। फिर शाम को वापस मंदिर जाना, फिर मंदिर से वापस आना, घर पे मेडिटेशन करना, घर पे पूजा करना, फिर खाना खा के सो जाना। तो इतनी कम उम्र में आप अध्यात्म से जुड़ गई हैं पूरी तरह से, अब आपने खुद को समर्पित कर दिया है, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज की युवा पीढ़ी, मुझे लगता है ना कि अब देश की जो हवा है वो बहुत बदल रही है, बहुत बदल रही है, बहुत पॉजिटिव वे में बदल रही है, जिसको देख के मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो आपको क्या इसके पीछे कोई मुख्य कारण आपको नजर आता है? मुझे इतना बाहरी बदलाव कैसे हो रहा है? मुझे देखिए, इसके पीछे आप देखिए ना, 2014 से पहले जो हवा थी वो सनातन की नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे देश में सनातन की लहर चली है, सनातन की हवा चली है। तो मुझे लगता है इसमें जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारी सरकार का है, क्योंकि जो धीरे धीरे अयोध्या का राम मंदिर बनना हो या काशी विश्वनाथ का पूरा पुनर्निर्माण हो, और फिर अब महाकुंभ जैसी चीजें हम सामने देख रहे हैं, हम इतना अपनी संस्कृति को जान पाए हैं, समझ पाए हैं पिछले कुछ सालों में ना, जो पहले हमें नहीं बताया और समझाया गया। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा कारण है। हर्षा पॉलिटिक्स में रुचि रखती है? मैं पॉलिटिक्स में इतना कुछ खास रुचि नहीं रखती हूँ, लेकिन जहाँ बात धर्म से जुड़ी हुई होती है वहां मुझे इंटरेस्ट होता है। कोई फेवरेट है पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन में योगी जी। योगी जी आपके फेवरेट है? मिली है आप उनसे कभी? नहीं। नहीं मिली है? मिलने की इच्छा है? हाँ। तो मिलेंगी तो क्या कहेंगी उनसे? हमारे माध्यम से आप बता सकती है, योगी जी सुन लेंगे। जब कभी मैं उनसे मिलूंगी, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, तो क्योंकि मेरा जो एनजीओ है वो भी यूपी रजिस्टर्ड है, तो मैं उसको लेके भी, और कुछ मेरी प्लानिंग्स हैं युवाओं को जोड़ने की, कि युवाओं को हम किस तरह आगे धर्म के रास्ते पे लेके आ सकते हैं, किस तरह हम उनका और ज्यादा उनकी रुचि ला सकते हैं धर्म में। ये कुछ चीजें मैंने सोची हुई है जो मैं उन्हीं से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप युवाओं को के लिए भी कोई संदेश आप देना चाहती हैं वो दे दीजिए, फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी। मुझे लगता है आज के युवा वैसे भी चेंज हो रहे हैं। आप देखो ना, अब पहले के टाइम में जहां बातें होती थी गोवा जाने की, मनाली शिमला जाने की, बैंकॉक थाईलैंड जाने की, अब वही बातें हो रही हैं अयोध्या जाने की, काशी जाने की, मथुरा वृंदावन जाने की। या कितने इस बार आप तो मीडिया पर्सन है, तो आपसे तो कुछ छुपा नहीं है कि आपने तो कितने युवाओं को संगम में डुबकी लगाते इस बार प्रयागराज में देखा होगा। तो मुझे लगता है कि आज के युवा खुद धीरे धीरे हमारे लिए मिसाल बन रहे हैं, तो उन्हें अब कुछ बताने और उनमें से एक आप भी है। महादेव की कृपा है। अच्छा हर्षा, आने वाले वक्त में शादी करेंगी? अभी मुझे इस बारे में मैंने सोचा नहीं है। मैंने खबर पढ़ी है कि आपके पेरेंट्स से शायद लड़का ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो है? नहीं, आप देखिए, पेरेंट्स का जो उनके साथ हुआ है उस टाइम पे, क्योंकि मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं थी, मैं कुंभ में थी, और मुझे खुद नहीं पता था कि मीडिया मेरे घर तक चला जाएगा। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। तो जब सडनली मीडिया पर्सन घर पे आए और मेरे मम्मी पापा देख के घबरा गए, उनको ये लगा कि सब ठीक था, सब वायरल था, ये अचानक मीडिया घर पे क्यों आ गई। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी साध्वी बन रही है, तो पापा घबरा गए। पापा ने बोला वो साध्वी नहीं बन रही है। तो और मेरे पापा मम्मी कभी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं किए थे, तो पापा ने बोला कि वो साध्वी नहीं बन रही। फिर उन्होंने पूछा कि वो शादी करेगी, पापा ने कहा हाँ उसकी शादी कर देंगे, दो लड़के देखे कहीं ना कहीं शादी कर देंगे। तो वो पापा उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से जो उन्हें समझ में आया वो उन्होंने किया। नो डाउट, एक मैं क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम लोग प्रॉपर बुंदेलखंड से हमारी रूट्स हैं, तो हमारे यहाँ शादी बेटियों की वैसे भी 20-22 साल में कर दी जाती है। तो उस हिसाब से कभी कभी कुछ रिलेटिव्स मेरे पापा को टॉन्ट मार देते हैं मेरी शादी के लिए, लेकिन उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया। उनका ये है कि तुम अपने हिसाब से देखो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझ पे भरोसा रखा है, तो उनकी तरफ से अभी भी मुझे शादी के लिए कोई फोर्स नहीं है। उनका ये है कि तुम्हें जब ठीक लगे तुम वो करो।
मतलब अभी आशा नहीं सोच रही है शादी के बारे में, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं कोई सन्यासी साधु तो हूँ नहीं, तो मेरे लिए वैसे भी हर दिशाएं खुली हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है मैं एक ग्रस्त जीवन जीऊं, या हो सकता है मैं सच में सन्यासी बन जाऊं। लेकिन दो मैटर मेरे लिए ये करता है कि दोनों ही, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, मैटर ये है कि मैं सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलूं। मेरे लिए वो ज्यादा मतलब मायने रखता है। आपने कॉलेज कहाँ से किया है अर्षा? भोपाल से किया है। तो आपके और फ्रेंड्स भी होंगे? मेरे फ्रेंड्स एक दो हैं जिनसे कभी कभार बात होती है। तो ज्यादा कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं बने? नहीं, कॉलेज में मतलब मेरे साथ हमेशा ये स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा हुआ है, मुझे इसका नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट यही सेम चीज मेरे साथ महाकुंभ में हुई है कि मैं हमेशा ना लोगों का लोगों की आंखों का कांटा बनी हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लोगों को हमेशा, मैं अगर किसी से बात नहीं भी कर रही हूँ ना, और किसी से बात कर भी रही हूँ, तो हर इंसान को मुझसे हमेशा प्रॉब्लम ही रही है कि वो हमेशा बैक बिचिंग करना, कि लाइक। अच्छा, कॉलेज में भी ये हुआ है आपके साथ? बहुत हुआ है, इसीलिए दोस्ती। मेरे लुक्स को लेके हमेशा मुझे ये बोला जाता था, अरे ये तो नेपाली लगती है, ये तो ऐसी लगती है, और ये तो अच्छी नहीं दिखती है, ये ऐसी दिखती है। तो मुझे उस चीज का हमेशा सामना करना पड़ा। तो आपने इसका विरोध नहीं किया उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे विरोध नहीं किया। नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है? माँ, पापा, भाई। अब भाई से बहुत क्लोज है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे आप उनके साथ फोटो डालती रहती है। बड़े हैं आपसे? नहीं, वो लगता है बड़ा लेकिन वो 2 साल छोटा है मुझसे। बट क्योंकि एक लड़के होने के हिसाब से, एक बेटा होने के हिसाब से, बेटों की जो हाई पर्सनैलिटी वो जल्दी ग्रो कर जाती है। तो अब वो मुझे कभी कभी ये बोलता है, देखना कोई पूछेगा ना तो ये बोलना मैं बड़ा हूँ। अच्छा। तो ये हमारे बीच बहुत ज्यादा होता रहता है। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा मेरे पापा का, मेरे भाई का बहुत सपोर्ट मिला है। तो भाई ने क्या कहा था जब वो कंट्रोवर्सी सामने आई? आपने बोला कि मीडिया घर पे आई तो आपकी फैमिली एक तरह से घबरा गई थी, तो भाई ने क्या कहा था उस टाइम? मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मेंटली प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाती हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाती हूँ। तो ना मैं लाइक मम्मी पापा से जैसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी, मैंने भाई को बोला, देखो पापा ने ऐसा बोला, तो वो हम सबको लाइक कोऑर्डिनेट कर रहा था कि वो मम्मी पापा को भी समझा रहा है, मैं उस पे अगर चिल्ला रही हूँ गुस्से में तो वो मुझे भी समझा रहा है। फिर हम लोगों की जैसे 2-4 घंटे के लिए बात बंद हो गई तो फिर वो खुद ही बात कर लेता है, उसको पता है कि मैं परेशान हो रही हूँ और मैं अकेली हूँ, तो वो खुद ही बात कर लेता है, लेकिन वो कभी मुझे ऐसे छोड़ता नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका भाई से बहुत अच्छा रिश्ता है। युवाओं की मैं बात कर रही थी, तो हाल ही में जो कंट्रोवर्सी चल रही है रणदीप आलाबादिया की, आपको पता होगा उसके बारे में, उस पे क्या कहेंगी आपकी? इस तरह का कंटेंट पर उसका इस तरह की बातें करना, आपत्तिजनक बातें, इस पे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाए? देखिए, सिर्फ बात किसी एक पर्टिकुलर शो की नहीं है, बात उन सारे शोज की है जो इस तरह का कंटेंट अपने शो में दिखाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि सबका एक माइंडसेट बन गया है कि यूट्यूब पे तो हम कुछ भी दिखाएंगे, लोग उसे देखेंगे। और इनफैक्ट हो भी ये रहा है कि बहुत से जनरेशन को पता है, युवाओं को पता है कि भाई जो कहीं नहीं मिलेगा टीवी वगैरह पे, वो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, है ना। तो वो उसको देख रहे हैं, ऐसे लोग उसको देख रहे हैं और ऐसे लोग उनको दिखा रहे हैं। अगर हम देखना बंद कर देंगे, उनके व्यूज आना बंद हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ऐसे शोज वो खुद बंद कर देंगे, लेकिन लोग भी देख रहे हैं। और ऐसे शोज हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा बहुत सी फैमिलीज में जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो यूट्यूब वगैरह सब देखते हैं। पेरेंट्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक बार ये चेक कर ले कि बच्चा देख क्या रहा है सोशल मीडिया पे। बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, वो चीज उसके दिमाग में भर रही है, वो अपने स्कूल जा रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे, मैंने देखा है कितने छोटे छोटे बच्चे ऐसी ही भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं सिर्फ सोशल मीडिया को देख देख के। तो ऐसे शोज का बंद होना बहुत जरूरी है। और जो ऐसे शोज बना रहे हैं कुछ लोगों पे, हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि बाकी लोगों को सबक मिले, उन्हें ये पता चले कि इंडिया बाकी देशों जैसा नहीं है जहां आप कुछ भी परोसोगे और सामने वाला खाएगा। नहीं, ये एक धर्म संस्कृति वाला देश है। यहाँ आपको कुछ तो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आप खुद बिगड़े हुए, चलो ठीक है, आप दूसरों के परिवारों को खराब नहीं कर सकते। और मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल मेरे दिमाग में एक बार ये बात